तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई अब खुद बता रही है कि ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वीडियो में बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड पहले से ही टेप्ड था, लेकिन मैंने ना इसके बारे में कुछ देखा ना कुछ बताया, ताकि अच्छे से इसको रिव्यू भी कर सके, आपको बता भी सके, क्योंकि चीज़ें लीक होने के बाद भी सब तरीके से बाहर नहीं आती हैं। और सबसे पहले आज जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है रिया रिप्ली के साथ में। रिया रिप्ली आके वही बोलते हैं कि अभी ये जो सारा खेल है लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज का, वो खत्म नहीं हुआ जब तक मेरे पास टाइटल नहीं आ जाता। वो सीधा उनको जो है कॉल आउट ही करती हैं कि बाहर निकल के आ जाओ, लेकिन निकल के आती हैं टिफिनी स्ट्रैटन। टिफिनी स्ट्रैटन आके बोलती है कि मैं एक मैसेज डिलीवर करने के लिए आई हूँ नाया जैक्स की तरफ से कि ये जो जिन भसड़ में तो पड़ी हुई है ना, इससे थोड़ा सा अलग हो जा। कहने का उनका मतलब ये था क्योंकि नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का मैच होगा क्राउन जूल में, तो टिफिनी स्ट्रैटन के हिसाब से ये जो 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 रिया रिप्ली है उनको नाया जैक्स के इस बिजनेस से अलग रहना चाहिए। इसके बाद वो कहती हैं कि मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे, और ये भी तेरे को बता देती हूँ कि ये कोई टिफी टाइम नहीं है, मैं तुझे रिया रिप्ली के स्टाइल में वेलकम कर सकती हूँ। ऐसा रिया रिप्ली का टिफिनी स्ट्रैटन के लिए कहना था। इतने में रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन ये सारे आ गए, इन्होंने अटैक कर दिया दोनों के ऊपर। फिर इसके बाद बैक स्टेज से जाके मैच ऑफिशियल हो जाता है। बहुत ठंडी सी स्टार्टिंग लगी मुझे मंडे नाइट रॉ की, सही बता रहा हूँ। वो टिफिनी स्टार्टिंग का आना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, बट फिर भी क्या ही सरप्राइजिंग था, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। इसके बाद जेड कारगिल बियांका ब्लेयर वर्सेस ईओ स्काई एंड कायरी सेन का मैच था। रिंग साइड पर जैक्सन और लैश लेजेंड भी थे, और बस वहीं से चुल हो गई। इसके बाद बियांका ब्लेयर ने यार वो डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स को जो केओडी में बदला इतने टाइम तक, पहली बात तो स्ट्रेंथ आती कहाँ से वो समझ नहीं आता कई बार तो बियांका ब्लेयर को देख के। और ये वाला जो मैच हो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल की टीम जीत चुकी है। इसके बाद एक वीडियो पैकेज भी आता है ब्रॉन ब्रेकर का, और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए भी बोल रहा हूँ आई थिंक आज क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे जो माइक की बैटरी है वो उड़ने वाली है। और वैसे भी ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है नहीं भाई, ब्रॉन ब्रेकर आके ये है। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि मैंने जे उसो को क्यों मारा, उस बंदे ने सही में मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, ऐसा ब्रॉन ब्रेकर को फील हुआ। और वो क्लियर बोलते हैं कि मुझे तेरी तरफ फैमिली की जरूरत नहीं है, तेरे को 14 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो भी जब तेरा भैया ऊपर आया। मुझे देख मैं अब क्या करने वाला हूँ, और अब जो मैं तेरी हालत करूंगा ना, तेरी फैमिली भी तुझे नहीं बचा पाएगी। और ये स्टोरी लाइन किस मौके पर शुरू हो रही है, इसकी गंभीरता को जरा आप समझो, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी में इस समय जे ऊसो को वहां जाना है, और ऐसा मतलब जरूरत है वहां पे रोमन रेंस और जिमी ऊसो को, और फिर यहाँ पे भी जे ऊसो के पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है जो कि फैमिली के गाने गा रहा है। तो फिर शायद ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, जे ऊसो के हेल्प करने के लिए भी कुछ सीन आगे बन सकता है। तो ये बेसिकली हाइप ही कर रहे थे। ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो का जो चैप्टर है अभी तो वो कहीं से भी क्लोज नहीं हो रहा, और ब्रॉन ब्रेकर को अपनी वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दोबारा से चाहिए, ये बात ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पर क्लियर कर दी। इसके बाद हमको एक सिट डाउन इंटरव्यू मीटिंग, जो भी आपको बोलना हो, एडम पियर्स और ब्रॉन्सन रीड का यहाँ पे होता है। और ये शो टेप्ड था, काफी हद तक लगा भी, क्योंकि ट्रिपल एच ने बहुत स्मार्ट खेला। उनको पता था जो चीज रिंग में हो चुकी है वो तो लोगों को दिख जाएंगी, लेकिन क्यों ना इंपॉर्टेंट चीजें कर देते हैं जो कि हमको कभी एयर ही नहीं करनी, क्योंकि जो स्टफ रिंग में दिखा रहे हैं वही तो टेप होगा। वहां पे कौन सा पूरा शो चल रहा है जो कि वो वहां बैठे क्राउड को दोबारा से पूरा शो दिखाएंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि ब्रॉन्सन रीड और एडम पियर्स के बीच में बातें हो रही हैं। बातें कुछ ऐसी हैं कि सेटिंग बैठाना चाह रहे हैं दोनों बंदे की, तू मेरे लिए काम करता है, तू मंडे नाइट रॉ में, तो जरा आराम से करते ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। सिंपल सी बात थी ब्रॉन्सन रीड की, कहते हैं मुझे मैच चाहिए इसीलिए मैं सारा केओस मचा रहा हूं, मुझे टॉप स्पॉट पे जाना है, ऐसा वैसा। एडम पियर्स कहते हैं कि चल ठीक है मैं सेथ रॉलिंस के साथ तेरा मैच करवा दूंगा। तो यहाँ पे तो भाई एक अग्रीमेंट हो गया इनका, जो कि लग नहीं रहा था कि ब्रॉन्सन रीड आज थोड़े रिलैक्स थे ब्रॉन्सन रीड, इसलिए मुझे लगता है बात बन गई जाते जाते। लेकिन वो बोल देते एडम पियर्स को, कहते हैं कि देख ले भाई जल्दी से सेथ रॉलिंस के साथ मैच करवा दे, मैं ज्यादा भी वेट नहीं करूंगा। तो वो ऑलरेडी धमकी भी दे रहे हैं कि मेरा मैच जल्दी से करवा दे, वरना फिर तेरा जो काम है मंडे नाइट रॉ का वो मैं दोबारा से बिगाड़ सकता हूं, जैसा कि मैंने बिगाड़ा था। इसके बाद आज शो पर एक टीम का रिटर्न भी हो चुका है। वाइकिंग रेडर्स के नाम से हम जानते थे, एनएक्सटी में वॉर रेडर्स के नाम से थे, और आज इसी नाम के साथ वो दोबारा आ चुके हैं। अकीरा टोजावा और ओटिस की टीम के साथ मैच था, भारी भरकम मैच था। बस मैं ये बोलूंगा इसमें वॉर रेडर्स की अगर आप रेसलिंग स्किल पता है वो इसी तरीके से लड़ते हैं, और ऑब्वियसली वाला मैच जो है वो जीत जाते हैं। भाई क्या उड़ उड़ के एकदम भारी भरकम शरीर ला रहे थे, थोड़ा सा रहम खाना चाहिए। मुझे लग रहा है अकीरा टोजावा जैसे शरीर पे तो थोड़ा सा रहम खा लेना चाहिए इनको। इसके बाद बैक स्टेज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, और ये था सेथ रॉलिंस एंड एडम पियर्स का। अब एडम पियर्स की ब्रॉन्सन रीड से तो बात हो गई है, एडम पियर्स यहाँ पे आते हैं और उनको पता था कि सेथ रॉलिंस को भी मैच चाहिए और ब्रॉन्सन रीड को भी मैच चाहिए। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी होती है कि एडम पियर्स मैच तो करवा देंगे, लेकिन वो थोड़े से कंसर्न है इंजरीज को लेकर जो कि सेथ रॉलिंस सफर कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं इस बिजनेस में नाम ही ऐसे बनाया जाता है, तुमको अपना सब कुछ लगा देना होता है, इंजरीज तो इस बिजनेस का पार्ट है। बट एडम पियर्स समझाते कि यार तू तेरे को थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, लेकिन सेथ रॉलिंस कहता है भाई कि मेरे पे क्या डाउट कर रहा है तू, मैंने किंग्स को कॉन्कर किया है, और साथ में वो बीस्ट को स्ले करने की भी बात करते हैं। और ये बीस्ट कौन है मुझे बताने की जरूरत है नहीं, बीस्ट स्लेयर वाला जो गिमिक है वो तो सेथ रॉलिंस का चल भी रहा था, आपको याद होगा आई थिंक रेसलमेनिया 35 में, हाँ, जब सेथ रॉलिंस ने चैंपियनशिप जीती थी ब्रॉक लेसनर से, वो जो लो वाला सब कुछ स्टफ हुआ था वहां पे। तो वो कहते हैं मुझे फाइट
की ज़रूरत है ताकि मैं अपना जो बेस्ट सेथ रॉलिंस का वर्जन है उसको निकाल के लेके आ सकूँ। अब बीस्ट का मेंशन यहाँ पे हुआ है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी आगे भी आपको मैं कुछ बताऊंगा। इसके बाद आते हैं शो पर अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स, जो कि वैसे तो स्मैकडाउन के बंदे हैं लेकिन हम उनको क्राउन जूल के लिए स्टोरी करनी है, तो इसीलिए जो है आज आए थे मंडे नाइट रॉ में और कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया मैं इस बिल्डिंग में आया हूँ, और इस बिल्डिंग में लास्ट टाइम जब मैं था तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी जो कि वी वांट कोडी वाली होती है, और फैंस वहाँ पे वी वांट कोडी वाले चैंट भी कर रहे थे, इसलिए जो कोडी रोड्स हैं वो वहाँ पे क्राउड को थैंक यू भी बोलते हैं और सीधा कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। उतने में गुंथर का म्यूजिक हिट हो जाता है, गुंथर आते हैं और गुंथर मैं अब रेडी हो गया था बिल्कुल कि अब भाई गुंथर आके जो है रोस्ट मोड में जाने वाला है, कोडी रोड्स के बारे में ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, लेकिन आज गुंथर थोड़े से ठंडे होके आए थे, पता नहीं क्यों। वो कहते हैं मेरे को ये बात तो एडमिट करनी पड़ेगी कि तेरे बारे में बहुत कुछ नेगेटिव कहने के लिए नहीं है, उल्टा तारीफें कर दी उन्होंने। कहते हैं जो बिजनेस अभी बूम पे चल रहा है ये तेरे दम पे तेरे बल पे हो रहा है, तू इस समय बड़ा रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है ऐसी सक्सेस क्यों देख रही है। साथ में कहते हैं मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन हमारा जो क्राउन जूल में मैच होने वाला है उसके लिए जो तेरा भसड़ चल रही है ना केविन ओवंस वाली, ये जो भी सब चल रहा है ये अपने इमोशनल स्टफ को सॉर्ट आउट कर ले ताकि तो अपना बेस्ट आउटपुट लेके आ सके क्राउन जूल में। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि देख गुंथर, मुझे पता है कि जब भी तेरे सामने कोई एक तगड़ा बंदा आता है और तू उसे गिराता है वो दोबारा खड़े होता है तो तू अनकंफर्टेबल होता है, और मैंने तुझे यही चीज होते हुए देखा है रेसलमेनिया में। वो बताते हैं वही वाली चीज जो सैमी ज़ेन ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर को हरा दिया था, और कहते हैं कि अभी हम 1-on-1 एक दूसरे के सामने आए नहीं है। इसका जवाब गुंथर कहते हैं कि भाई देख ठीक है तू सही कह रहा है, तूने सच में बात करी है एक सेकेंडरी चैंपियन की तरह, और यहाँ से जो गुंथर की रियल साइड है वो दिखनी शुरू होती है, थोड़ी सी दिखी। कोडी रोड्स इसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि देख मैंने तो सबसे जो तगड़ा डोमिनेंट चैंपियन है उसे हराया है, वो रोमन रेंज की बात करते हैं, और मैंने एक फ्राइटनिंग बीस्ट को भी स्ले किया है। अगेन यहाँ पे उसी बीस्ट का रेफरेंस होता है, उसी बीस्ट का मेंशन होता है जो कि सेथ रॉलिंस ने बोला था। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब तक तो भाई ऐसा किया नहीं कि वो ब्रॉक लेसनर को ऐसा एक बारी दो बार मतलब एक ही शो में 2 बार उनको मेंशन करते हैं। अब देखो इससे आप जैसे हमने सीएम पंक के केस में भी देखा था, जब सीएम पंक आए थे तो उससे पहले हमको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दिख रहे थे, तो क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिंट है कि ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं? क्योंकि अब अगर देखोगे भी तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं था कि ब्रॉक लेसनर को नेम को मेंशन करना ही करना है, जैसे कि कोई अचीवमेंट या फिर रिकॉर्ड बता रहे हैं, कोई स्टैट बता रहे हैं उसमें ब्रॉक लेसनर का नेम है, ये ऐसा जो कि अवॉइड भी किया जा सकता था। लेकिन एक ही शो पर 2 सुपरस्टार्स ने शो पर 2 बार हमको ब्रॉक लेसनर का रेफरेंस दिखाया। ऑब्वियसली नेम ड्रॉप नहीं हुआ ब्रॉक लेसनर का, लेकिन पता ही है ये किस बारे में बात हो रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बारे में क्यों ही बात करना चाहेगी अगर उन सारी चीजों को हटाना ही चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हिंट है और एक पॉजिटिव साइन है कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई आसपास में ही ब्रॉक लेसनर को लेकर कुछ देख रही है। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन होता कुछ एंड में ऐसा है कि गुंथर बस हैंडशेक करके चले जाते और गुड लक कह के चले जाते हैं। आज थोड़े मूड में नहीं थे, मैं कहूंगा कि गुंथर, वरना वो बहुत बुरी तरीके से बातें करता है, आपको अपने प्रोमोज में पता ही है। नेक्स्ट मैच आता है कोफी किंगस्टन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। बहुत कुछ खास हुआ नहीं इस मैच में, ब्रॉन ब्रेकर को ही तगड़ा दिखाना था, वही एंड में होता है, स्पीयर उन्होंने मार दिया और वो मैच जीत गए। एक्सेवियर वुड्स आते हैं सेव करने के लिए, और उसके बाद नजारा कुछ ऐसा है कि ब्रॉन ब्रेकर अब सबको ही धोना चाहते हैं। स्पीयर वाली पोजीशन में वो आते हैं, लेकिन जे ऊसो का म्यूजिक हिट हो गया। इसके बाद जे ऊसो ने स्पीयर भी मारा, सुपर किक भी मारी, एक और सुपर किक मारी, और ब्रॉन ब्रेकर को वहां से मार मूर के वो भगा देते हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ी तगड़ी चीज होती है, एक बड़ी तगड़ी प्रोग्रेशन होती है ब्लड लाइन की स्टोरी में, क्योंकि बैक स्टेज आ चुके हैं जिमी ऊसो। जे ऊसो बैक स्टेज जा रहे होते हैं और बस उन्होंने दरवाजा ही खोला तो वहां पे जिमी ऊसो बैठे हुए होते हैं, और वो कहते हैं मतलब जे ऊसो का चेहरा देख के बिगड़ गया था, ये किसको देख लिया, किसकी शक्ल देख ली मैंने। वो कहते हैं 1 सेकंड है तेरे पास, लेकिन जे ऊसो ने तो भाई उसको कोई भाव ही नहीं दिया, वो वहां से चले जाते हैं। और उसके ठीक बाद एक और सेगमेंट होता है जहां पे फिर से जे ऊसो से बात करना चाहते हैं जिमी ऊसो, लेकिन जे ऊसो फिर से इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं भाई मेरी बात तो सुन ले। जे ऊसो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना और तू मेरे चेहरे से मेरे सामने से भी दफा हो जाए, ऐसे कह के वो खुद ही वहां से चले जाते हैं। और जो चेहरा जिमी ऊसो का वो भी कुछ ऐसा था कि भाई मेरा भैया मान नहीं रहा, जे ऊसो बड़े ज्यादा गुस्से में है। क्लियर है यहाँ से ये चीज कि इन्होंने अपने जो मूव्स हैं उसको करना शुरू कर दिया कि अब जे ऊसो को ब्लड लाइन में लेके आए, और यही तो इंटरेस्टिंग बनाएगा ब्लड लाइन की स्टोरी को, क्योंकि अगर इतने मजे में ही आ जाना होता पूरी ब्लड लाइन को तो उसका फायदा क्या होता। अब यहाँ पे ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और जे ऊसो मंडे नाइट रॉ पर है तो वो भी एक अलग एलिमेंट होगा, क्योंकि जहां पे उनको जरूरत है जे ऊसो की वो स्मैकडाउन ब्रांड है। तो यहाँ से भी देखते हैं अभी आगे जो कहानी है उसको कैसे चलाते हैं, मजा आने वाला है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में, तुमको पहले से ही पता था। इसके बाद आर-ट्रुथ वर्सेस मिज का भी मैच था, फाइनल टेस्टमेंट आ जाती है एंट्रेंस पर, जिसकी वजह से
मिस डिस्ट्रैक्ट हो गए और आर्ट्रूथ ने पीछे से पिन कर दिया। भाई वो इतने खुश हो गए कि जिस बंदे को उन्होंने हराया है मिस को, उसी को वो हक करने जा रहे हैं। फाइनल टेस्टमेंट ने लेकिन जो है बाद में मदद कर दी मिस की और इसकी वजह से स्कल क्रशिंग फिनाले उन्होंने आर्ट्रूथ को मार दिया। आर्ट्रूथ को पिटते हुए देखना अच्छा लगता है, ये बात तो मैं एडमिट करूंगा। और शो के मेन इवेंट में टैग टीम मैच था रिप्ली एंड टिफिनी स्टैटन वर्सेस लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज के बीच में। वो क्या मस्त स्पॉट था भाई, जब रकेल रोड्रिगेज ने लिव मॉर्गन को उठा के बाहर ही फेंक दिया टिफिनी स्टैटन और लिव मॉर्गन के ऊपर। नाया जैक्स आ जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो जाता है। फिर बस यही जो है अपनी ब्रॉल टाइप की कर रहे हैं, बीच में कभी नाया जैक्स घुस रही है कभी रिया रिप्ली घुस रही है और एंड में नाया जैक्स ने एनालाइटर लगाया लिव मॉर्गन को और एक स्टेटमेंट दी और कैश इन भी करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने आके जो है ऐसे बचा लिया, वरना टिफिनी स्टैटन शायद कैश इन कर सकती थी। तो टेप शो था रॉ का, लेकिन फिर भी ठीक ही लगा। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 3.5 स्टार की मैं इसको रेटिंग दूंगा। ब्लड 9 की स्टोरी के लिए अब मैं आगे बहुत इंटरेस्टेड हूं। कल विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो आ चुकी है, तो स्क्रीन पर आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। 17 मिनट का मस्त कंटेंट है आपके लिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।